नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और मेरे साथ में है विकास। और आज शाम 5 बजे इस तरीके से सत्ता के महासंग्राम में हर दिन में आपको लेकर के आते हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर से नई खबरें, ताजा खबरें और उन खबरों को हम दिखाते हैं जो खबरें शायद आपको दूसरे टेलीविजन चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलती होगी। आज हरियाणा से हम शुरुआत करेंगे हर दिन की तरह और जम्मू कश्मीर पे जाकर खत्म करेंगे। आज हरियाणा में चुनाव में नामांकन करने का आज आखिरी दिन था और आज आखिरी दिन करीब 600 उम्मीदवारों ने, जो हमारे पास डेटा मौजूद है उसके मुताबिक 597 लोगों ने अब तक जो है नामांकन अपना कर दिया है। हो सकता है एक दो आखिरी आंकड़ा जो है चुनाव आयोग की तरफ से भी आना बाकी है। जब आखिरी आंकड़ा आएगा तो हो सकता है ये 6 का आंकड़ा भी पार कर दे। 600 से ज्यादा उम्मीदवार, 90 सीटों के लिए 600 से ज्यादा उम्मीदवार जो है मैदान में है। बात करेंगे, हालांकि अभी तक सभी पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी नहीं किया है। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, केवल कांग्रेस की तरफ से जो गारंटी वो देने वाले वो गारंटी अभी तक नहीं है। हालांकि जो ट्विटर हैंडल है उनका जो ऑफिशियल, उस पर उन्होंने 5 गारंटी की बात जरूर की है, लेकिन आधिकारिक तौर पे हर एक चुनाव के पहले जो वो गारंटी का एक घोषणा पत्र जो जारी करते हैं वो जारी उनकी तरफ से नहीं हुआ है। उसके बाद जेजेपी और आईएनएलडी का गठबंधन वहां पर बसपा के साथ है। बसपा और आईएनएलडी का अभी तक घोषणा पत्र नहीं पहुंचा है। जो जेजेपी वहां से लड़ रही है उनके साथ चंद्रशेखर की जो पार्टी है, उनकी पार्टी के साथ उनका गठबंधन है, वो जो है उसका घोषणा पत्र में भी नहीं आया है। लेकिन कुल मिलाकर के आज जो हम चर्चा करेंगे वो तो अभी आपको विकास बताएंगे अगली खबर में क्या, लेकिन हम ये भी पता करेंगे और ये भी करेंगे कि मुद्दों के अलावा कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फैक्टर इस बार हरियाणा चुनाव में काम करेंगे, जिसके आधार पर जनता तय करेगी कि किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है। विकास। बिल्कुल मुकेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि आज का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। नामांकन सभी के हो गए हैं और उसके बाद अब उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में पहुंचेंगे और अब बारी आपकी आ चुकी है। विधानसभा चुनाव के आखिरी दिन नामांकन के लगभग सभी उम्मीदवारों ने अपनी अपनी विधानसभा सीटों से नामांकन भर दिया है। अब चुनावी रणभेरी पूरी तरह से बच चुकी है, लेकिन चुनाव की कुछ ऐसी हॉट सीटें निकलकर सामने आई हैं जिन पर सभी की नजरें हैं। आप भी लगातार सर्च कर रहे हैं तमाम सीटों पर। आज वही विश्लेषण लेकर हम मौजूद हैं। इन सीटों पर उतरने वाले कुछ दिग्गज प्रत्याशी हैं, साथ ही कुछ स्टार प्रत्याशी हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनकी पैराशूट से लैंडिंग हुई है, कुछ ऐसे भी हैं जो रिश्तेदार हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बेटे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो समधी हैं। सभी का खाका लेकर आज हम तैयार हैं सत्ता के महासंग्राम में। आपके पास तमाम आंकड़े रखेंगे और जो चुनावी समर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो चलिए जरा नजर डालते हैं हरियाणा की उन हॉट सीटों पर जहां चुनावी घमासान होना लगभग तय है, और देखेंगे 2019 के विधानसभा चुनावों में इन सीटों पर किसने बाजी मारी थी, कौन सी सीटों पर फाइट टाइट थी, उसका भी जिक्र करेंगे। चलिए सबसे पहले हॉट सीटों पर नजर डालेंगे। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे कि हॉट सीट कौन कौन सी है। हरियाणा की हॉट सीट, एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ कांग्रेस है। मैं चाहूंगा कि आप भी आ जाएं। सबसे पहले नायब सिंह सैनी जी की मुख्यमंत्री की सीट है लाडवा, और मुझे लग रहा है कि ये पहली बार है, क्योंकि मुख्यमंत्री इससे पहले जो है वो सांसदी का चुनाव लड़ते हैं। कुरुक्षेत्र से वो सांसद है और वहां जो है पिछली बार का ही है मेवा सिंह, पिछली बार कांग्रेस से वहां से 57,665 वोट से उन्होंने लीड किया था और ये सीट जो उनके हाथ में, लेकिन इस बार टक्कर उनकी कड़ी है और नायब सिंह सैनी सभी की नजरें लाडवा सीट पर। बिल्कुल हरियाणा ये जो है जुलाना से विनेश फोगाट, काफी हॉट सीट है। 2 पहलवानों की नहीं है, 3 लोग हैं, हालांकि राजनीतिक रूप से तीनों पहलवान, लेकिन 2 पहलवान सीधे तौर पे हैं। जुलाना से विनेश फोगाट जो है कांग्रेस की टीम से, कैप्टन योगेश बैरागी ये कैप्टन है, और तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने WWE के पहलवान को उतार दिया, कविता को उतारा है। और वहां पर पिछली बार जेएनजेपी अमरजीत ढांढा जो है वो यहाँ से। देखिए ये चीज खास इसमें क्या है कि जो लोग अभी मैदान में हैं वो जीते हुए नहीं है, सब नए हैं, सारे चेहरे नए हैं यहाँ पर। अब पुराने वाले का टिकट काट दिया गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। हरियाणा की अगली सीट पर चलेंगे। देखिए अंबाला कैंट से अनिल विज जो है, विग लिखा हुआ है थोड़ा सा, मैं कहूंगा इसको ये ठीक करें। अनिल विज जी हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं, और ये अनिल विज जी वैसे नेता है बीजेपी के कि जब बीजेपी की 4 सीटें आती थी, 1 सीट ही आती थी, तो ये सीट जो है अनिल विज की वो हमेशा इनके खाते में रही है, बीजेपी के खाते में रही है। अनिल विज यहाँ से अविजित है, इनको कोई हरा नहीं सकता, बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ पे। तो शाम से श्रुति चौधरी है, चौधरी वो देवीलाल चौधरी परिवार से हैं, राजनीतिक परिवार से हैं। इनको बीजेपी ने अनिरुद्ध चौधरी कड़ी टक्कर है, बिल्कुल ये कड़ी टक्कर है। देखिए ये जो है राजनीतिक विरासत है, ये चौधरी जो पूर्व मुख्यमंत्री की ये बेटी है और वहां से इनको मिला, किरण चौधरी की बेटी है ये, और मुझे लगता है कि ये जो है ना विरासत की सीट है, श्रुति चौधरी अच्छी टक्कर दे रही है, लेकिन ये भी पहली बार लड़ रही है जी। मुझे लगता है कि अनिरुद्ध चौधरी शायद यहाँ से सिटिंग थे वहां पे, और उनसे इनकी टक्कर है, ये पहली बार चौधरी खास फैक्टर जो है इस बार। देखिए हरियाणा की राजनीति में आप देखेंगे तो वहाँ जात की राजनीति और जो खाप जो है और जाति की राजनीति होती है,
डेरा की राजनीति होती है। बिल्कुल और डेरा सही की कहा। ये इसीलिए देखिए किरण किरण चौधरी जीती उनकी थी, मम्मी थी। 72,699 बिल्कुल, तो ये उनकी परंपरागत सीट है। उनकी किरण चौधरी की बेटी जो है श्रुति चौधरी है, उनको इस कांग्रेस बार के लिए टिकट टफ मिला। फाइट है इस सीट कांग्रेस के लिए टफ, ये पेटेंटेड सीट एक तरह से कह लें। अच्छा। उनकी पेटेंटेड चलिए, श्रुति चौधरी बिल्कुल, अगली 100% next वहां सीट से पे जीत बढ़ते हैं। रही। चंद्र प्रकाश है भाव्या बिश्नोई आदमपुर से, और- भाव्या ये भी जी। बिश्नोई परिवार की सीट है। हाँ, और यहाँ बिल्कुल। भाव्या बिश्नोई जो है कुलदीप बिश्नोई की बेटी है। हाँ। कुलदीप बिश्नोई नेता है वहां से। हाँ जी बिल्कुल। और उनको चंद्र ये- प्रकाश जो है कांग्रेस से भाव्या इस ये बार बेटा है खड़े ना कि ये उनका चंद्र चलिए। प्रकाश कांग्रेस की तरफ से। तो ये बात हमने आदमपुर की है। नेक्स्ट चलेंगे, अगली सीट कौन सी है और उस पर देखेंगे किस तरह से सियासी घमासान और इस बार कौन से फैक्टर्स मायने रख रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई पिछली बार ये भी परंपरागत सीट है। 63 इन्होंने अपने बेटे को इस बार दिया है जी। अपने बदले। और बीजेपी ने इस बार ये किया है कि पिता को और पुत्र को दोनों को नहीं, माता और बेटी को नहीं, सबको उनके बदले उनके सीटें। चलिए, हुड्डा सीट आ गई। अब यहाँ गढ़ी सांपला जाट की वाले, ओर से ये देखिए, जाट बहुल फैक्टर, सीट है हाँ। गढ़ी सांपला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो वहाँ के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, हाँ। कांग्रेस के, हालांकि घोषणा नहीं हुई है, घोषित हाँ। करके वो लड़ते नहीं है, लेकिन उनको मंजू हुड्डा जो है ये है। मंजू हुड्डा के बारे में कहा गया कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है इस सीट पे? टक्कर है कड़ी यहाँ कड़ी पे। एज निश्चित तौर पे उनको भूपेंद्र हुड्डा को है। भूपेंद्र हुड्डा यहाँ से लगातार जीतते रहे, लेकिन इस बार तो इनको टक्कर, इस बार उनको 97,755 परेशान करेंगी। अच्छा। क्योंकि कहते हैं कि ये इनका बैकग्राउंड जो है ना, जी। ये बैकग्राउंड बड़ा तगड़ा बैकग्राउंड है। और इनके हस्बैंड का जो है वो बहुत अच्छा, मतलब कहते हैं कि तो वो सेकंड मोस्ट हाई प्रोफाइल सीट हाँ, मानी जा हाँ, सकती है। बिल्कुल हाई प्रोफाइल सीट है। और जी। कहते हैं कि गैंगस्टर और हाँ। राजनीतिक दोनों जी। का घालमेल है वहां पे। हालांकि राजनीति में सब चीज चलता है, दोनों पार्टियों में दोनों सभी तरीके के लोग हैं। जी। तो मुझे लग रहा है कि ये जो जितनी सीटें हमने दिखाई हैं, हाँ। ये सीटें बहुत महत्वपूर्ण। काफी महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पर जो नाम है, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से जीतेंगे, क्योंकि उनको जाटकार, वो अगर हार जाते जी। हैं, मतलब आप समझ लो जो कांग्रेस हार गई वहां, मतलब केवल स्टेट में उस सीट को नहीं, सांपला सीट को नहीं, आप कहेंगे पूरे स्टेट को, तब कांग्रेस हार जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये सीट जो है हॉट सीट तो है, लेकिन एज जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ बिल्कुल दिख रहा है। देखना होगा। और हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। मुकेश जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। आपके मुझे बिल्कुल, मैं जानता हूं कि बहुत सारे सवाल भी हैं और आज हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं हाई प्रोफाइल सीट पे। हमारे साथ रामराजी शर्मा जी हैं, बीजेपी से मेरे साथ जुड़ गए, और बाल मुकुंद शर्मा जी कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ गए। मैं चाहूंगा सवालों का सिलसिला मुकेश जी आपके साथ ही शुरू करते हैं। ये फैक्टर्स किस तरह से देखते हैं और क्या आपके सवाल है? जी नहीं, अगर हमारे गेस्ट जुड़ गए तो मैं जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों, मैं उनसे सवाल करना चाहूंगा कि जो सीट नामांकन तो पूरा हो गया, इस बार जिन मुद्दों को लेकर के बीजेपी जा रही है, बीजेपी अपने कामकाज के आधार पे वहां पे जा रही है। और कांग्रेस जिस तरीके से हमलावर है कि सरकार ने कुछ किया नहीं, खासतौर पर मुख्य जो कांग्रेस को अटैकिंग जो है जिसमें वो है बेरोजगारी। 35% जो है बेरोजगारी का दर जो है वहां पे है। तो मैं रामजी शर्मा जो है हमारे साथ, रामराजी शर्मा जी, मैं उनसे जानता हूं कि इस मुद्दे को, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, इसको बीजेपी किस तरीके से टैकल कर रही है? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से देव तुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद, प्यार, स्नेह, दुलार हमारे को मिला है। तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी है। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली है। तो ये जनता का आशीर्वाद है, और जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। और बिल्कुल। एक चीज नारायण जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब आपने रोजगार की बात बताई, सबसे ज्यादा रोजगार ने दिया है हमारी सरकार ने, लगभग 1,45,000 रोजगार दिया है। और कांग्रेस ने एक भर्ती रोको गैंग बना रखा है, भर्ती रोको गैंग। वो भर्ती रोको गैंग क्या है? जो भी भर्ती निकलती है उसमें जाकर हाईकोर्ट से, माननीय हाईकोर्ट से स्टे ले लेती है। अब भी 24,000 की भर्ती कांग्रेस ने रुकवा रखी है इनकी भर्ती रोको गैंग में। हमने माननीय निर्वाचन आयोग से परमिशन मांगी थी, फिर इनकी भर्ती रोको गैंग ने वहां जाके वो रुकवा दिया। तो जिस तरह से ये कर रहे हैं, हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन देख रही है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, कौशल रोजगार निगम हमने बनाया। अच्छा, उसमें क्या होता है, कांग्रेस के टाइम में ये ठेकेदारी प्रथा थी, इनके टाइम में ये हर डिपार्टमेंट में अपना ठेकेदार अपॉइंट कर देते थे। और इनका ठेकेदार क्या करता, पैसे लेके लड़के भर्ती करता, 2-4 महीने बाद उसको निकाल देता, ना उसको पैसे उसको सैलरी देता, ना PF ESI जमा कराता, फिर दोबारा भर्ती कर देता पैसे लेके, फिर दोबारा
मतलब हमने उस ठेकेदारी प्रथा को खत्म करा। बिल्कुल। और इनके टाइम में भर्तियां कैसे होती थी, इनका मेरिट का आधार क्या था? सिर्फ मुख्यमंत्री के क्षेत्र के बच्चे भर्ती होते थे और भाई भतीजावाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इस वाद का आधार पर भर्तियां होती थी। आज हमारी सरकार मेरिट के आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची के आज किसान का चलिए, बेटा, पॉइंट टेकन मजदूर सर, का मैं समझ बेटा। गया, बहुत सारे काम है, लेकिन कांग्रेस से बालमुकुंद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बालमुकुंद जी, एक ओपनिंग रिएक्शन में आपका लूंगा, उसके बाद चलेंगे जो आम आदमी पार्टी और जो बागी निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो किस तरह से फैक्टर करेंगे इस पूरे चुनाव में। लेकिन बालमुकुंद शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? ओपनिंग रिमार्क, आज सभी के नामांकन हो गए, कितने कॉन्फिडेंट है इस समय कांग्रेस पार्टी हरियाणा को लेकर? हरियाणा परंपरागत रूप से कांग्रेस का गढ़ रहा है। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये जब से 1966 से हरियाणा बना और आज तक इस 58 साल में से 38-39 साल लगभग हमने शासन किया है और सेवाएं दी है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने। तो परंपरागत रूप से ये गढ़ रहा हमारा। ये जो भाजपा है आज सरकार सत्ता में, ये पहली बार 2014 में आई है। इससे पहले 2 या 4 सीटें आती थी इनकी। तो हमारे हरियाणा के तो डीएनए में है कांग्रेस। कांग्रेस एक ऐसी एक इस तरीके की व्यवस्था हमेशा कांग्रेस ने दी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में मैच हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? कानून व्यवस्था हो। बालमुकुंद जी, आप जो कह रहे हैं कि आपका रहा है वर्चस्व डीएनए में है, लेकिन 14 में बीजेपी ने तोड़ दिया ना उसे। बीच में आईएनएलडी ने भी तोड़ा था। ये तो प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में, जमहूरियत में आना जाना लगा रहता है। मैं इस बात का, मैं केवल ये आपको बताना चाहता हूं कि व्यवस्था क्या है वहां की। आप, क्योंकि मुझे लगता है जैसे आप दोनों एंकर हैं, हरियाणा से ज्यादा आपका संबंध नहीं है, हालांकि विद्वान लोग हैं आप। तो अब जैसे आपने जो चीज मैं आपकी सुन रहा था, कई जगह आपकी बातों से ऐसा लग रहा था कि होमवर्क फेस पे मैं जैसे बताना चाहता हूँ, जो सीटिंग चीजें हैं मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि लंबे समय तक कांग्रेस ने जितना आज टाइम 10 साल शासन बीजेपी ने। नहीं, बोलने दीजिए, जनता को नई चीज पता चली। आप बोलिए बालमुकुंद जी। हाँ, नहीं, जैसे आपने जुलाना के बारे में कहा कि वहाँ सीटिंग विधायक ने, जबकि अमरजीत डांडा सीटिंग विधायक, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और अनिरुद्ध चौधरी कभी विधायक नहीं बने, वहां किरण चौधरी जी एमएलए रही हैं, वो पार्टी छोड़ के गए हैं, वो अलग बात है। तो कांग्रेस पार्टी जो है, आज ये जो बीजेपी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं उसमें भी आधे से ज्यादा दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं। बीजेपी का अपना जनाधार नहीं है। आपने जैसे कहा ना, 14 में आ बार देखिए, 2 बार बीजेपी सरकार में आ गई, वहां पे तो जनाधार नहीं था, तो जनाधार बंद तो गया ना 14 के बाद। जनाधार बना तभी तो सरकार में है। नहीं, अलग मत की सरकार है ना जी, बैसाखियों पे चली सरकार। बीजेपी की सरकार नहीं रही हरियाणा में एक बार को छोड़ करके। दूसरी बात तो जेजेपी के गठबंधन से रही है, वो बैसाखियों की सरकार। आप सरकार नहीं, आप भाजपा की सरकार नहीं कह सकते, कानूनन रूप से नहीं कह सकते, और सामाजिक रूप से नहीं कह सकते, व्यवहारिक रूप से नहीं कह सकते, राजनीतिक रूप से नहीं कह सकते। वो तो बैसाखियों के पहले कहें ना कहें, पर सरकार में। चलिए ठीक है, आपकी बात मैं तकनीकी रूप से मान लेता हूं। तो इस बार आप जो दावा कर रहे हैं कि सरकार जो है कांग्रेस बना लेगी इस बार, तो इसमें क्या बीजेपी के कार्य जो कामकाज है उसी को आधार बनाएंगे, या आप डीएनए की बात कर रहे हैं? क्या बीजेपी से ऊब गई है जनता, आपको चुन रही है, या जो दूसरे छोटे छोटे दल हैं उनका कोई फैक्टर नहीं है, वो कहीं पर इफेक्ट नहीं कर रहे हैं चुनाव को, ये कह रहे हैं आप? नहीं, हमारी जो नीति है ना कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस का अनुभव है देश की आजादी से लेकर के, चाहे वो केंद्र में हो चाहे सरकार स्टेट में हो, हम यहाँ नीतियां बना करके सरकार चलाते हैं। जिस तरीके से, चाहे वो गरीबी रेखा से जो लोग नीचे थे उनको ऊपर लेके आए, हमने लोगों को रोजगार दिया। आप पिछली 10 साल का अनुभव का करते, 10 साल हमारी सरकार रही, 10 साल इनकी सरकार रही, इन्होंने एक भी पावर प्लांट नहीं लगाया हरियाणा में, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं खोली हरियाणा में। हमने 19 यूनिवर्सिटियां खोली, सरकारी और प्राइवेट, और 4-4 पावर प्लांट लगाए हरियाणा, पूरे हरियाणा के चारों तरफ। इन लोगों ने काम के मामले में जो हम लोगों ने, हमने 100 गज के गरीब लोगों को प्लॉट दिए, हम मनरेगा लेके आए। काम के आधार पे अगर आपको जनता वोट करती, आपके काम अगर अच्छे होते तो 2014 में आपको हटाती नहीं। 2019 में भी 2019 में बीजेपी की सीटें कमी, लेकिन आप सरकार बनाने की स्थिति में तो आप 2019 में भी नहीं आए। तो इसलिए आप ये देखिए, आप एक बात देखिए, मैं फिर कहता हूं जमहूरियत में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन इस देश के आज भी कोई रिकॉर्ड है 67 सीटों के साथ 2004 में हमारी सरकार आई थी, और इस देश में भी संसद में 414 सीटों के साथ हमने सरकार चलाई है। 414, जो ये दूसरे लोग सुपने में भी नहीं सोच सकते। तो कांग्रेस तो जनाब, वो परिस्थिति कुछ और थी, आज की परिस्थिति कुछ और है। 2014 जब 414 जब आया था आपको भी पता था कि वो क्यों आया था, इंदिरा गांधी की
हत्या के बाद एक सहानुभूति की लहर थी, पूरा देश जो है इंदिरा गांधी जी के सहानुभूति के कारण जब वो सीटें मिली थी, लेकिन उसके बाद से परफॉर्मेंस को आप दोहरा नहीं पाए, क्योंकि आपने काम का जो मौका जनता ने दिया था वो उस पर आप खड़े नहीं उतरे। कि आपने देखा कि हरियाणा की हॉट सीट्स पर मुकाबला कांटे का है, पर कौन कहां से बाजी मारने वाला है, कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, ये चुनावी परिणाम ही बताएंगे। पर हरियाणा में हाल ही में बने चुनावी समीकरणों से एक बात तो साफ निकल के आ रही है कि, और वो ये कि किसी भी पार्टी के लिए बहुमत का आंकड़ा पाना आसान नहीं रहेगा। ऐसे में निर्दलीय उम्मीदवारों और बागियों का रोल जो है वो बड़ा अहम हो जाता है। तो आइए नजर डालते हैं कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जीते निर्दलियों पर जो इस बार भी चुनाव के मैदान में ताल ठोक रहे हैं, और कुछ ऐसे बागियों पर जो अपने क्षेत्र में बड़ा प्रभाव रखते हैं। ये बागी दोनों ही पार्टियों में, एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि कौन से ऐसे हेवीवेट बागी हैं जो इस बार चुनाव पे अपना असर डालने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हरियाणा की हैवीवेट निर्दलीय जो हैं। सबसे पहले नाम आता है गोपाल कांडा का, सिरसा से आते हैं। बिल्कुल। दूसरा नाम है रणधीर गोलन का, जो कि पुंडरी से आते हैं, और बलराम कुंद्रा जो कि महन से आते हैं। मुकेश जी, इस पे अगर समझते हो, हम समझते आगे बढ़े कि किस तरह से ये भूमिका निभाएंगे। सबसे पहले नाम भी बता देते हैं। रंजीत सिंह है रानिया से, राकेश दौलताबाद है बादशाहपुर से, सोमवीर सांगवान दादरी से हैं, धर्मपाल गोदरा वो नीलीखीरी विधानसभा से हैं। ये हेवी वेट है, पहले भी जीतते आने। जब गोपाल कांडा का आपने जिक्र किया वहाँ सिरसा से, वो वहाँ के एक तरह से कहें पेटेंटेड सीट है उनकी, आज तक उन्होंने वो नहीं किया। और इस बार उनसे बीजेपी कह रही थी कि आप हमारे सिंबल पर जाने, तो वो सिंबल पर, हालांकि वो अपनी पार्टी से लड़ना चाह रहे थे। नवीन गोयल गुरुग्राम से बीजेपी ने इन्हें टिकट नहीं दिया। रामविलास शर्मा जो है महेंद्रगढ़ से, बीजेपी ने इन्हें टिकट नहीं दिया था, तो इसलिए वहाँ से। और मुझे लगता है कि सिंबल जो है यहाँ पर ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जिनको जैसे रामविलास शर्मा को टिकट कट गया, तो कल इन्होंने जो है इन्होंने दिया। हालांकि इनके बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, इनके बेटे को भी नहीं मिला, तो इन्होंने ये किया। पूर्व के मंत्री भी रहे और कद्दावर नेता है, कद्दावर नेता है जी। ये किसके लिए नफा नुकसान है जिस पार्टी से बागी होकर पहुंचे हैं? देखिए, मैं तो जितना मैं जानता हूँ रामविलास शर्मा जी को, रामविलास शर्मा जी पार्टी और संगठन के प्रति बहुत ही लॉयल रहे हैं, और इनको टिकट किसी स्थानीय समीकरण के कारण नहीं दिया गया। तो अगर ये जीत के भी आते हैं तो आप ये समझिए कि बीजेपी के खाते में ही ये सीट आएगी। और ये बात भी तय है कि इनका जीतना जो है, मुझे लगता है जितने जो बीजेपी के प्रत्याशी वहां पर ऑफिशियल हैं, उससे ज्यादा मजबूत कैंडिडेट ये यहाँ पर हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये वहां पर सीट अपनी निकाल लेंगे। और निर्दलीय जो है, ये भी एक नया नाम जो कि पार्टी से निकल करके आए, निर्दलीय नया नाम जो है उसमें जुड़ेगा। बाकी जो निर्दलीय आप देख रहे हैं किसकी तरफ जाएंगे सीधे तौर पे तो आप नहीं कह सकते, लेकिन सरकार जिसकी बनती है निर्दलीय जो है उधर ही जाते हैं, जो अब तक का ट्रेंड रहा है। किसी भी स्टेट में आप देख लें। रामविलास शर्मा के बारे में हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि वो कांग्रेस में जाकर के मिलेंगे, लेकिन बाहर से समर्थन कर सकते हैं। लेकिन ये बीजेपी की सरकार अगर बनने की स्थिति में आई तो रामविलास शर्मा जो है वहां से बीजेपी के साथ हो सकते हैं। फिलहाल हालांकि रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन दावेदारी उनकी मजबूत है। जिस महेंद्रगढ़ में इनका क्षेत्र जो है, काफी दबदबा है क्षेत्र में इनका, और इनका नाम भी है, और बड़े नेता है वहां के, इसलिए इनके जीतने की संभावना ही उतनी ही ज्यादा है वहां पर। हमारे साथ मुझे लगता है कि दोनों मेहमान जो बने हुए हैं, मैं रामजी शर्मा जी के पास एक बार जाऊंगा। रामजी शर्मा जी, आपकी पार्टी से जो बागी होकर के रामविलास शर्मा जी के बारे में कहूंगा, क्या आपको लगता है कि आपका खेल महेंद्रगढ़ में बिगाड़ेंगे वो? रामजी शर्मा जी, रामजी शर्मा जी, रामजी शर्मा जी, अच्छा, बालमुकुंद जी, क्या आप लग रहा है कि महेंद्रगढ़ में ये जो रामविलास शर्मा जी हैं वो दोनों का खेल बिगाड़ रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी का? नहीं, दरअसल रामविलास शर्मा जी चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी है, वो अपना विड्रॉ कर लेंगे फार्म। अच्छा, अभी रात में, कल तो उन्होंने किया है नामांकन, आज विड्रॉ कर लेंगे? आज कर दिया, मैं ऑफिशियल आपको बता रहा हूँ। दूसरा मैं ये आप जो जिक्र कर रहे थे निर्दलियों का, ये बात ठीक है आपकी, कुछ निर्दलीय पावरफुल है। उसमें से एक और मैं आपको दुरुस्त कर देता हूँ, ये राकेश दौलताबाद का आपका नाम ले रहे थे बादशाहपुर से, तो वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही वहां। अच्छा, चलिए, तो मैं बोलूँगा अपने ग्राफिक्स टीम से जब वो इसको ठीक कर ले, और करेक्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना। और ये जो दूसरे जो उम्मीदवार, किसको लग रहा है कि जो, जैसे आपने कहा कि कुछ सही में हेवी वेट है, तो वो किनको आप हेवी वेट मानते हैं? मैन से बलराज कुंडू है, ये हैवीवेट कैंडिडेट है। रानिया से अपने जो गोपाल कांडा के बारे में, हाँ, गोपाल कांडा भी हैं। लेकिन इस बार क्या है, मैं इसलिए इनको हैवीवेट नहीं मानता। ये एक आपको, आपने जैसे पूछा मैंने बताया, इस बार सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा का है। जो भाजपा से लोग दुखी है ना पिछले 5 साल के कुकर्त्यों से, बहुत बुरा हाल है। भाजपा से एक तरह नाराजगी नहीं है लोगों में, नफरत है। कांग्रेस से लोगों को नाराजगी रहती है कभी कभार, देश में भी।
लेकिन भाजपा से नफरत होगी है लोगों को। चर्चा लगातार चल रही है कि बागी कितना जो इस पूरे चुनाव में रोल निभाने वाले हैं, इस पे हम चर्चा कर रहे थे। एक बार फिर रामजी शर्मा, आपकी आवाज कट गई थी, मैं एक बार फिर आपसे सवाल ले रहा हूं कि ये जो आंकड़े हमने दिखाए, जो नाम हमने दिखाए, क्या आपको लगता है कि ये जो बागी हैं वो डैमेज कर पाएंगे या बीजेपी कंट्रोल कर लेगी इन तमाम डैमेजेस को? बीजेपी क्या, मुझे लगा दोनों पार्टियों में बागी हैं, दोनों को नुकसान कर रहे हैं, तो दोनों पार्टियां कोशिश करेंगे कि उनके यहाँ से बागी नहीं है, जो बागी है उनको कंट्रोल किया जाए, या बागी अगर जीत जाए तो उनके साथ में आ जाए। जी जी रामराजी जी, क्या आवाज आ रही है आपको? जी, विकास ने आपसे सवाल पूछा कि क्या जो बागी हैं वो आपको कितना डैमेज कर रहे हैं। हालांकि रामविलास शर्मा ने कल किया था नामांकन, आज उनके नामांकन वापस लेने की खबर आ रही है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखो सर, रामविलास जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि बड़े डिसिप्लिन वाले आदमी, इस तरह की कोई बात नहीं है। और हमारा परिवार इकट्ठा है, हमारे परिवार में कोई इस तरह की बात नहीं है। कांग्रेस का आप देखो ना, सबसे लास्ट में तो उन्होंने लिस्ट आउट करी और 20,000 रुपये प्रति फॉर्म में उन्होंने लिया। आप ये बताओ, हर क्षेत्र से 20,000 के 100 से 150 कैंडिडेट होंगे, तो उनका क्या हाल होगा देखते जाना है। और हम तो फिर भी भगवान की कृपा से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से इसके बाद सरकार बनी हमारी और जनता ने आशीर्वाद दिया। 5 सीटें हमने हासिल करी, 1 सीट हम कम मार्जिन से मिल करे, और वो भी रामराजी शर्मा जी, ये सवाल मेरा ये था कि क्या रामविलास शर्मा जी ने अपना नाम वापस ले लिया? क्या बीजेपी से बात हुई है पार्टी से? क्या उनसे बात करने के बाद उन्होंने नाम अपना वापस ले लिया है? बाल मुकुंद शर्मा जी बोल रहे हैं, कांग्रेस के पार्टी के हैं, वो आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं कि भाई नाम वापस ले लिया है, एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। ऐसा है, मैं अभी जुलाना। अच्छा, चलिए, आपके पास अपडेट नहीं है, बाल मुकुंद जी आपसे ज्यादा आपकी पार्टी के बारे में अपडेट रख रहे हैं।